Here we are talking about a problem from the topic rotational motion. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि we have a ladder here. There is a ladder which is resting here, जो कि रेस्ट कर रहा है यहाँ पर. लैडर का मास है स्मॉल m और लैडर का लेंथ है स्मॉल l. लैडर का एक एंड वॉल को टच कर रहा है और लैडर का दूसरा एंड ग्राउंड को टच कर रहा है. वॉल जो है इट इज़ स्मूथ. वॉल यहाँ पर स्मूथ है जबकि ग्राउंड रफ है. लैडर ग्राउंड के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है. तो इस प्रॉब्लम में आपसे डिफरेंट फोर्सेस पूछे जा सकते हैं कि इस लैडर पे बहुत सारे फोर्सेस यहाँ पर लगेंगे, कई फोर्सेस लगेंगे, उनके बारे में पूछा जा सकता है कि उनकी वैल्यू क्या होगी. तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कि इन पे इस लैडर पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं और उन फोर्सेस की मैग्नीट्यूड क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, उसको हम निकालते हैं यहाँ पर. तो सबसे पहला अप्रोच हम इस तरह के क्वेश्चन के लिए करते हैं कि वी शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी. हियर रिजिड बॉडी इज लैडर. इस पे आप जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, जो भी पॉसिबल फोर्सेस इस पे लग सकते हैं, उसको आप शो कीजिए. देखिए, जो पहला फोर्स लगेगा, एक फोर्स, इट विल बी mg. वेट, वेरी इजी टू प्रोडिक्ट कि वेट एक फोर्स लगेगा. वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. कहाँ पे लगेगा? तो सेंटर ऑफ मास पे लगता है यहाँ पर. तो सेंटर ऑफ मास दैट इज लाइंग एट द सेंटर ऑफ द लैडर. लेट्स से दिस डिनोट्स द सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ द लैडर. इस पे एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. दिस विल बी mg. और कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं इस लैडर के ऊपर? तो देखिए, यहाँ पर लैडर का दोनों एंड कांटेक्ट में है. एक एंड वॉल के कांटेक्ट में है और दूसरा एंड ग्राउंड के कांटेक्ट में है. तो कांटेक्ट फोर्सेस यहाँ पर लग सकता है. तो कांटेक्ट फोर्सेस में देखिए, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लगेगा इस एंड पे. नॉर्मल फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो वर्टिकल डायरेक्शन में दिस विल बी नॉर्मल फोर्स. लेट्स कॉल इट n1. तो यहाँ पर भी नॉर्मल फोर्स लगेगा क्योंकि यहाँ पर भी एक कांटेक्ट है. तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लगेगा इस लैडर के ऊपर. लेट्स कॉल इट n2. दिस इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. देखिए, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर वॉल इज स्मूथ. अगर वॉल स्मूथ है तो वॉल कोई भी फ्रिक्शन फोर्स इस रॉड पर नहीं लगा पाएगा. जबकि यहाँ पर ग्राउंड जो है रफ है तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है. तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो इसको समझने के लिए आप देखिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस रॉड के ऊपर एक राइट डायरेक्शन में n2 फोर्स लग रहा है. यू मस्ट नोटिस कि इस रॉड के ऊपर, इस लैडर के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक n2 फोर्स लग रहा है. इस फोर्स को अपोज करने के लिए ज़रूर कोई दूसरा फोर्स इस लैडर के ऊपर लगना चाहिए, तभी ये रेस्ट में हो सकता है. तो वो कौन सा फोर्स हो सकता है? तो वो यहाँ पर होगा फ्रिक्शन फोर्स. और इस तरह से आप बताएंगे कि फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा यहाँ पर इस लैडर पे, वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू दिस नॉर्मल फोर्स. इस नॉर्मल फोर्स को ये फ्रिक्शन अपोज करेगा. तो देखिए, अभी आपने सभी फोर्सेस को दिखा दिया है. इस लैडर पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उसको आपने शो कर दिया है. अब देखिए, ये लैडर रेस्ट में है तो इस रेस्ट में होने के कारण इस पे नेट फोर्स किसी भी डायरेक्शन में ज़ीरो होना चाहिए. तो हम यहाँ पर दो डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नेट फोर्स को ज़ीरो करते हैं इस लैडर के ऊपर. किसी भी डायरेक्शन में नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए. तो हम वी चूज़ टू डायरेक्शंस, वर्टिकल डायरेक्शंस एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस. उसमें आप फोर्स को ज़ीरो कर दीजिए. तो लेट्स राइट फर्स्ट अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन फोर्सेस. देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो एक mg और एक नॉर्मल n1.
तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को इक्वेट करते हैं तो इससे आपको रिलेशन मिल जाता है N1 इक्वल्स टू mg। कॉल इट इक्वेशन 1। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस को भी बैलेंस कर देखिए N1 को का वैल्यू आपको बहुत आसानी से मिल गया। नॉर्मल रिएक्शन इस केस में जो होगा, ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन वो होगा mg, वेट के बराबर। अब बात करते हैं N2 और F को कैसे निकालें। तो अगेन वी राइट, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस को ज़ीरो कर दीजिए, नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो N2 एंड F दे मस्ट कैंसिल ईच अदर इफ दिस लैडर इज एट रेस्ट। तो N2 की वैल्यू इक्वल्स टू F। दूसरा इक्वेशन आपके पास है कि N2 और F का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होगा यहाँ पर। अब हम लिखते हैं, क्योंकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम का केस है, तो यहाँ पर आप नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट ज़ीरो कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, ये रिजिड बॉडी रेस्ट में है, ये लैडर रेस्ट में है। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट, चाहे इस पॉइंट के अबाउट, लोअर एंड के अबाउट, चाहे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, चाहे आप अपर एंड के अबाउट, किसी भी एंड के अबाउट या फिर कहीं भी आप किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क ज़ीरो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लोअर एंड के अबाउट टॉर्क को ज़ीरो लिखना चाहता हूँ। मेरा लोअर एंड के अबाउट टॉर्क को ज़ीरो लिखने का ये कारण है क्योंकि देखिए, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालता हूँ तो देखिए इस N1 का भी टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा और फ्रिक्शन का भी टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट। इस पॉइंट को O बोल देते हैं। इस पॉइंट लोअर एंड को हम O बोल देते हैं। इस O के अबाउट N1 और F का टॉर्क ज़ीरो होगा क्योंकि बोथ द फोर्सेस आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। व्हाट अबाउट द टॉर्क ऑफ mg एंड N2। देखिए mg का जो टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क होगा इस पॉइंट के अबाउट, और N2 का जो टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क होगा इस पॉइंट के अबाउट, एंड दे मस्ट कैंसिल ईच अदर। तो पहले हम mg का टॉर्क लिखते हैं। देखिए mg का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन को एक्सटेंड कर दीजिए उस लाइन को, तो वो बन जाएगा दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg फोर्स। तो टॉर्क निकालने के लिए mg का टॉर्क क्या होगा, अबाउट O। किसी भी फोर्स का टॉर्क निकालते हैं किसी पॉइंट के अबाउट, तो हम कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स mg का मैं टॉर्क लिख रहा हूँ, mg का टॉर्क मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यार mg into perpendicular distance on this line of action of force from O। ये वाला लेंथ, ये लेंथ कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, जिस पॉइंट से आप टॉर्क निकालना चाह रहे हैं उससे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर। तो आपको ये लेंथ निकालना है बेसिकली। देखिए ये लेंथ आपको पता है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज L/2। ये L/2 है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप इस लेंथ को निकाल सकते हैं। दिस विल बी L/2 cos 60 डिग्री। तो mg इंटू L/2 cos 60 डिग्री, L/2 cos 60 डिग्री इज द परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, जिस पॉइंट से आप टॉर्क निकाल रहे हैं, टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ mg। तो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, ये इक्वल होना चाहिए किसके, N2 के टॉर्क के बराबर। N2 का टॉर्क अबाउट वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए N2 का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, जिस पॉइंट से आपको टॉर्क निकालना है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स N2 इंटू टॉर्क कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट, जिस पॉइंट से आप टॉर्क निकाल रहे हैं। तो इसका लेंथ क्या होगा, देखिए इसका लेंथ वही होगा जो इसका लेंथ होगा, इस परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा इस ट्रायंगल में, बिगर ट्रायंगल में, वही लेंथ होगा इसका भी। तो इसका लेंथ बहुत आसानी से बता सकते हैं, दिस विल बी L साइन 60 डिग्री। तो N2 इंटू L साइन 60 डिग्री। यहाँ से आपको N2 की वैल्यू मिल जाएगी, N2 इक्वल्स टू mg बाई 2 इंटू कॉट 60 डिग्री। देखिए कॉट 60 डिग्री को आप चाहे तो 1/tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। N2 वैल्यू ऑफ N2 इक्वल्स टू mg बाई 2 इंटू tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, इट इक्वल्स टू √3। तो N2 का वैल्यू mg बाय 2 √3 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए आपको N2 का मैग्नीट्यूड अगर मिल गया है तो फिर इस इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन से F का भी मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, N2 इक्वल्स N2 का मैग्नीट्यूड और F का भी मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हेयर। तो इस तरह से आप डिफरेंट फोर्सेस को निकालेंगे इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम इन द रोटेशनल मोशन टॉपिक। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर आपको दिया गया है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, लेट्स से कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन दिस सरफेस इज म्यू, तो फिर यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा इस रॉड इस लैडर के ऊपर, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एफ लिमिटिंग एफ मैक्स इक्वल्स टू कितना होगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू N1। N1 की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए mg, म्यू mg। क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों में से कौन सा वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो देखिए ये म्यू mg इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये या तो अगर स्लाइडिंग दिया रहे कि स्लाइडिंग हो रहा है तब लगेगा, या फिर आपको ये दिया जाए कि ये लैडर स्लाइडिंग के कंडीशन पे पहुंच गया है तब ये लग सकता है। अदरवाइज जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको लिखना होगा, जब तक कि आपको यू आर नॉट अवेयर कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर मैक्सिमम लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, तब तक आपको इस मेथड से ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपको पता करना पड़ेगा। So this will be the answer, right answer for this problem कि force of friction कितना लगेगा, तो you have to put this value।